बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज इस सेशन में हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और इस लेक्चर का मकसद ये है कि इम्तिहानात में उर्दू के पेपर को और दूसरे पेपर्स को कैसे जो है वो हैंडल किया जाए, किस तरह से उर्दू के पेपर को किया जाए कि आपके नंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। आप ये बात बखूबी जानते हैं कि इम्तिहानात में जो मवाद होता है वो सुना नहीं जाता बल्कि लिखवाया जाता है। तो एक तो चीज़ ये है कि आपने साफ़ सुथरा लिखना है, आपकी लिखाई जो है वो बेहतर होनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें पेपर प्रेजेंटेशन है, आप जितनी अच्छी करेंगे उतना ही आपका पेपर जो है वो अच्छा मेंटेन होगा और आपके नंबर जो है वो ज़्यादा आएंगे। बहुत सारे बच्चे जो है वो लर्निंग के प्रोसेस से गुजरते हैं, लेकिन उनके नंबर्स में और दूसरे बच्चों के नंबर्स में बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस आ जाता है, बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ यही है कि आप लोग अपने पेपर को हैंडल नहीं कर पाते। तो अगर हम लोग अपने पेपर को अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि हम अपने नंबर जो है वो खो देंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे बच के और जिनको अपना के हम लोग अपने पेपर को ज़्यादा अच्छे तरीके से कामयाब बनवा सकते हैं। तो उर्दू जो है, इसके पेपर में हमारे पास 7 सवालात होते हैं। तो सातों के सातों सवालात लाजमी होते हैं। इनके अंदर बाज़ में अज्जा होते हैं कि जिनको छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन सातों के सातों करने हैं। तो पहला जो है वो सवाल है मारूजी का, जिसमें 15 नंबर की मारूजी है। तो इस सवाल को आपने टिक करना होता है, इनके बबल फिल करने होते हैं और वो जितने अच्छे तरीके से आप फिल कर लेंगे उतना ही आप जो है वो अपने 15 नंबर बचा सकेंगे। उसमें डबलिंग नहीं करनी, ना ही आपने इंक को जो है वो बाहर निकालना है। तो इस तरह इंशाल्लाह आपके वो उम्मीद है कि 15 नंबर पूरे आ जाएंगे। अब दूसरा हिस्सा हम शुरू करने लगे हैं, जिसको हम इंशाई तर्ज कहते हैं। इंशाई तर्ज। अब इंशाई तर्ज जो है, इसमें भी मजीद आगे दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है हिस्सा अव्वल। हिस्सा अव्वल, हिस्सा अव्वल में हमारे अशार हैं और अशार में भी नज़में भी हैं और गज़लें भी हैं। तो यहाँ पे हम ये सीखेंगे। पहले तो ये है कि बोर्ड में बाज़ दफ़ा पेपर चेक करते हुए चेकर को पता ही नहीं चलता कि आपका सवाल शुरू कहाँ से हो गया और ख़त्म कहाँ से हुआ है। यानी बाज़ दफ़ा बंदा पूरा पेपर चेक कर देता है और पता लगता है कि मैंने 8 सवाल चेक कर दिए हैं लेकिन नंबर 1 के लगे हैं। तो वो क्यों मसला होता है? वो आपको पता ही नहीं चलता उनको कि आपने सवाल शुरू कहाँ से किया, ख़त्म। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप जहाँ जहाँ पे सवाल लिखेंगे ना, उसको आपने लिखना है जी, ब्लैक अपना जो मार्कर है ना उसको साथ लिख के, तो उससे नीचे वाली लाइन पे 2 लाइंस आपने ड्रा कर देनी है। इससे आपका जो क्वेश्चन है वो प्रोमिनेंट हो जाएगा और वो दिखने में जो है वो आसानी रहेगी। इसके बाद जब आप तीसरे सवाल पर जाएंगे, सवाल नंबर 3 लिखेंगे, तो सवाल नंबर 2 और 3 में वाज़ेह तौर पे फ़र्क जो है वो नज़र आएगा, क्योंकि दरमियान में आपने ब्लू मार्कर और ब्लू पेन जो है वो यूज़ करना है। तो इस तरह से बहुत अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ेगा। तो अब सवाल नंबर 2 को हल करने का तरीकाकार क्या है? सबसे पहले हमारे पास हिस्सा नज़्म है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हिस्सा नज़्म, और हिस्सा नज़्म में 4 अशार हैं, जिनमें से हमने कितने करने हैं? 3 करने हैं। तो वो जो 3 अशार है ना, उनमें से अगर आपने तीसरा पहले करना है तो नंबर 3 देना है, अगर दूसरा करना है तो 2 देना है। यानी बच्चे ऐसे भी करते हैं कि जुज जो है वो तीसरी कर रहे होते हैं लेकिन उसका नंबर जो है वो पहला मेंशन कर रहे, तो वो भी उन्होंने सारा फिर जो है वो क्रॉस कर देना है। तो इस तरह हिस्सा नज़्म है, इसमें हम जो है वो हल करने लगे हैं 1, ठीक है, पहली जुज। तो पहली जुज में हमने नज़्म को कैसे हल करना है? सबसे पहले आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो यह है कि नज़्म का नाम क्या है, दूसरा शायर का नाम क्या है, तीसरा आपको मफहूम भी आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले नज़्म का नाम, दूसरा है शायर का नाम, तीसरी चीज यहाँ पे मैं लिखूंगा हल्ले लुगत, उसके बाद अगली चीज है वो मफहूम, और उसके बाद है तशरीह।
नज्म का नाम में हम उस शेर से जो है वो आइडिया ले सकते हैं कि ये शेर किस जो है वो नज्म का है, वहां पे आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्ज करो हमारे पास है जी, फर्ज करो है ऊंट की शादी, ये एक जो है वो हमारी नज्म है, ठीक है। तो इनके जो शायर हैं वो कौन है, उनको हम लिखेंगे, दिलावर फुगार है, ठीक है। तो दिलावर फुगार या जो भी है वो आप यहाँ पे लिखें। उसके बाद हल्ले लुगत क्या है, हल्ले लुगत आपने एक या दो, दो आप लिखे तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। दो आपने यहाँ पे अल्फाज मानी लिखने हैं, तो वो इस तरह अल्फाज और मानी करके और नीचे को फिर आपने जो है वो लाइन लगा देना, और उतनी ही लाइन लगानी है कि जितना आप वर्ड मीनिंग लिखने हैं, यानी अल्फाज मानी लिखने हैं यहाँ पे, इस तरह आप लगा दीजिएगा। उससे अगली चीज है हमारी मफहूम, ठीक है। तो मफहूम क्या होता है जी, कि आपने जो शेर होती है, शेर होता है ना, उसकी नसरी तरतीब आपने लगानी होती है। नसरी तरतीब क्या है, शायद जो नज्म में कह रहा है उसको आपने बड़े आसान लफ्जों में जो है वो बयान कर देना। और मफहूम में ये नहीं कहते कि शायर कहता है, ठीक है, ये तशरीह में हम कहते हैं। तो यहाँ पे आप सादा से जो है वो कह सकते हैं, जैसे शेर है कि हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। तो आप इसकी सादा तरतीब ये कर सकते हैं कि ये हमारी हस्ती एक शराब की तरह है और ये एक नुमाइश की तरह नजर आती है, दिखावा है। तो इस तरह मफहूम बन जाएगा। उससे अगला जो हमारा पॉइंट है वो आ जाएगा तशरीह। तो इस तरह तशरीह में भी हम यहाँ पे बताएंगे कि ये शेर फलां नज्म से लिया गया है, जिसके शायर जो है वो ये है, ठीक है। और इस शेर में फिर ये कहता है। तो आप तशरीह के लिए भी आपके पास कम से कम एक पेज तो आपको जो है वो लिखना चाहिए। और दूसरा यह है कि तशरीह के अंदर जो हवाला जाती शेर है, रेफरेंस वाले शेर हैं, वो भी आपने लिखने हैं। तो वो कैसे लिखने हैं, फर्ज करो ये हमारा पेज है जी, ये वाला, ठीक है। तो आप यहाँ पे तशरीह करते आ रहे हैं, ये जब आप तशरीह करते आ रहे हैं तो यहाँ पे अशार कैसे लिखने हैं आपने, यहाँ पे आपने लिखने हैं, फर्ज करो यहाँ पे तशरीह आ रही है तो यहाँ पे आप कहेंगे बकौल शायर, ठीक है, या शायर के मुताबिक। तो फिर आपने शेर सेंटर में जो है वो लिखना है। यहाँ पे जैसे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे नाजुकी उसके लफ्ज की क्या चाहिए, ठीक है। तो देखें, अगर आपको शेर पूरा याद है, ठीक है, तो फिर आप ये वाला साइन लगाएंगे, ये वाला, ये शेर का है। अगर आपको एक मिसरा आता है, एक भूल गया, फिर आप ये वाला निशान लगाएंगे, ये भी याद रखिएगा। तो इस तरह मैंने एक लिखा है, तो ये अगर हम दोनों लिखते तो फिर वो भी लगा देना। तो इस तरह फिर थोड़ी सी तशरीह लिखे और फिर एक शेर लिख दें या एक कोटेशन लिखें। तो आपके लिए सजेशन ये है कि आप एक शेर के अंदर एक शेर और एक कोटेशन या दो शेर या दो कोटेशन जो है वो लिखें, ठीक है, अकवाल यानी या हदीस या कुरान का की कोई आयत जो भी आती है। तो इस तरह से आपका जो है वो एक शेर मुकम्मल हो जाएगा। बाद बच्चे क्या करते हैं कि थोड़ी तशरीह करने के बाद जब ये तशरीह एक शेर लिखते हैं ना, तो बाद में तशरीह इस शेर की करने लग पड़ते हैं। नहीं, तशरीह जो है वो आपने पहले शेर की करनी है। तो जो यहाँ पे था, यहाँ पे शेर ना लिखवाने का मकसद ये है कि हमने डायरेक्ट इसलिए उनकी शादी से शुरू किया ताकि वहाँ पे एक तो वक्त नहीं होता, दूसरा बाज बच्चे मारकर बहुत ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उससे भी गलत इंप्रेशन पड़ता है। खुसूसन 10th क्लास का लेंथ ही जो है वो पेपर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए फिर ये बाकी ऐसी चीज़ें जो गैर ज़रूरी हैं उनको हज़फ भी किया जा सकता है। तो इस तरह से हमारी चार जो वो है ना नज़में वो मुकम्मल हो जाती हैं। आगे हमारा चलता है जी हिस्सा गज़ल। इसी तरह हमने सेंटर में हिस्सा गज़ल लिखा, ये नीचे इसको भी प्रोमिनेंट कर सकते हैं हम, ताकि दोनों चीजें जो है वो सामने रहे। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, बस यहाँ पे नज्म का नाम जहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे कोई चीज नहीं आपने लिखनी, यहाँ पे लिखना है शायर का नाम, और फिर आपने लिखना है जी हल्ले लुगत, मफहूम और जो है वो तशरीह। आपको पता है गजल का नाम भी हम लिख सकते हैं, लेकिन वो गजल का जो पहला मिसरा होता है ना, वो उसका नाम होता है। लेकिन आपको चूंकि वहाँ पे
बड़ी मुश्किल इसका मुसन्निफ या शायर का नाम ही पता था, आपने पूरी गज़ल कहाँ याद की होती है, इसलिए फिर यहाँ पे स्किप करवा देता। तो शायर का नाम, हलेलुगत, मफहूम, तशरीह, इस तरह सारा पैटर्न वही। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो जाता है। ठीक है, आइए आगे हम चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। सॉरी जी, अभी बेटे हमारे पास सवाल नंबर 3 है, और ये सवाल नंबर 3 जो है यहाँ से हमारा हिस्सा दवम शुरू हो रहा है। ठीक है, यानी ये हमारा हिस्सा अव्वल है जिसमें हमने सवाल नंबर 2 हल किया था। अब यहाँ पे हम इस हिस्से को चेंज करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा हिस्सा दवम। इन्हीं चीज़ों से आपका पेपर जो है वो बहुत ही प्यारा भी लगेगा एक तो, दूसरा यह है चेस्टर के लिए आप जितनी ज़्यादा आसानी पैदा करेंगे ना अपने पेपर में, उतना ही वो खुश भी होगा और आपको नंबर भी ज़्यादा मिलेंगे। सवाल नंबर 3 में अब आपके सवाल के अंदर ही हर चीज़ मौजूद है, वो क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, पहले तो यह है कि हम अलिफ जुज हल कर रहे हैं तो अलिफ लिखेंगे, बा जुज हल करेंगे तो बा लिखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है नस्र पारों की तशरीह, ये उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, नसर पारों, नसर नसर यानी, और पारों टुकड़ा। तो आपकी जो कहानी के अंदर से टुकड़े लिए गए हैं, छोटे छोटे हिस्से लिए गए हैं, उनको हम नसर पारे कहते हैं। तो उनकी तशरीह हमने करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक हेडिंग देंगे हवाला मतन। हवाला मतन, मतन कहते हैं टेक्स्ट को, आपका जो नसर पारा है ना उसको मतन कहा जा रहा है। तो इसका हवाला देना कि ये कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबक का उन्वान, उसके बाद हम लिखेंगे मुसन्निफ का नाम। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज वो पूछता है आगे, खत कशीदा अल्फाज के मानी, तो वो भी हम लिखेंगे खत कशीदा अल्फाज के मानी। यहाँ पे भी हम अल्फाज और मानी जो है इनकी बनाएंगे एक लिस्ट, और जिनको उन्होंने मेंशन किया होगा, जिनके ऊपर बार लगाया होगा, खत लगाएगा, उन्हीं को करना है। और अगर 3 है तो आपने 3 तक की लाइन लगानी है, ज्यादा लाइन नहीं लगानी, ताकि एक खूबसूरती जो है वो बरकरार रहे। और उसके बाद तशरीह। ठीक है, इस तशरीह में भी गजलियात वगैरह की तरह जो है आपने शुरू में लिखना है कि ये इबारत सबक शामिल निसाब सबक सईदा नबी से ली गई है, जिसके मुसन्निफ अशरफ सबूही हैं। ठीक है, अगर आपको इसका माखिज पता है तो ये भी कह सकते हैं कि इसका माखिज ये है। फिर आप इसको लिखना शुरू कर देंगे। तशरीह क्या होता है जी, एक जो पैराग्राफ है उसको खोल के बयान करना कि इसको लिखने का मकसद क्या है, इसके पीछे क्या है। यहाँ पे अगर आप मुसन्निफ के बारे में 2-3 लाइनें हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, अगर फर्ज करो हमारा पैराग्राफ कोई मिर्जा गालिब के खतूत में से होता, हम कह सकते हैं मिर्जा गालिब एक बुलंद पाया नसर निगार हैं, उनसे जो है वो उर्दू की नसर ने तरक्की करना शुरू की और आसानी भी आई। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। तशरीह है, तशरीह क्या हो, तशरीह आपकी 1/3 हम कह सकते हैं, यानी अगर आपका पैराग्राफ 3 लाइनों का है ना तो आपकी तशरीह 9 लाइनों की होनी चाहिए। और इसमें भी आप जितने ऐड कर सकते हैं अशार, कोटेशन, ये वो सारी चीज़ें जो है वो ऐड करेंगे, लगाएंगे, तो इस तरह से आपके नंबर जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये थी आपकी तशरीह सवाल नंबर 3 की। इसका बेजुज भी इसी तरह है, उम्मीद है कि सवाल भी जो है वो हल हो जाएगा। अब हम आते हैं सवाल नंबर 4। ये सवाल नंबर 4 ऐसा है कि जो बच्चों के नंबर बढ़ा भी देता है और नंबर छीन भी लेता है, क्योंकि बाद बच्चे इस पर मेहनत करते हैं, बाद बच्चे इसको जो है वो ऐसे समझ के छोड़ देते हैं। लिखा हुआ जी 5 मुख्तलिफ जवाब देने आपने 5 सवाल के, तो सवाल नहीं लिखना एक तो, दूसरा इसमें गन भी नहीं मारना। आपने क्या करना है, यहाँ पे जस्ट ये सिर्फ ये लिखना है कि मुख्तलिफ जवाबात, ये मुख्तलिफ जवाबात। उसके बाद अगर आपने 5वीं दिन फर्ज करो आप पहले हल कर रहे हैं तो 5 लिखेंगे और फिर जवाब। ठीक है, और फिर अगर आप फिर तीसरी लिख रहे हैं फिर 3 लिखेंगे और फिर जवाब। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि अगर फर्ज करो आप यहाँ पे सवाल में लिखिए तो जवाब में हेडिंग देना चाहिए ना, तो जवाब में भी हेडिंग दे सकते हैं। मतलब वो पूछता है कि सैयदानी बी का पेशा क्या था, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सैयदानी का पेशा, सिर्फ इतना सारा। ठीक है, तो आगे फिर जो है वो ये मार्कर से होगा, उसके बाद हम जो है वो लिखना शुरू कर देंगे। लेकिन ज़्यादा जो है मैंने पहले कहा कि बच्चे मार्कर का इस्तेमाल बहुत कम जानते हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे ना जरूरत पड़े वहाँ पे आप ना इस्तेमाल करें। तो अगर आप फर्ज करो इसको ऐसे स्किप भी कर देते हैं तो फिर भी आप पे इस पे असर नहीं पड़ेगा। तो इस तरह हमारा जो है वो चौथा सवाल जो है वो मुकम्मल हो जाता है। हर शॉर्ट क्वेश्चन के बाद आपने छोटी सी यहाँ पे एक बार लगानी है ताकि एक सवाल दूसरे से अलग जो है वो भी साफ नजर आए।
उसके बाद है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है बेटे हमारे पास लिखा हुआ है किसी एक सबक का खुलासा लिखिए। ठीक है, तो अली एक है और फिर दो जुज़े हैं, यानी तो सबसे पहले हम वही देखेंगे कि हम पहली जुज़ हासिल का यहाँ पे हल करने लगे हैं या दो। तो दूसरी मैंने लिखा है यहाँ पे, और उसने हमें कहा है जी आप लिखें खुलासा अली बख्श का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले लिखूंगा कि सबक का उन्वान, और फिर जो है वो लिखेंगे हम मुसन्निफ का नाम। ठीक है, और फिर बाद अगर किसी को एग्जैक्ट पता है कि इसका माखिज क्या है, ठीक है, यानी ये कहाँ से लिया गया है, जैसे मुझे पता है कि यहाँ इसका माखिज है जी शहाबनामा। ठीक है, तो इस तरह वो आप उसका माखिज भी लिख दे, नहीं तो फिर यहाँ पे जो है वो खुलासे की हेडिंग दे के तो वो लिखना शुरू कर दे यहाँ से इस तरह, और फिर जो है वो आगे लिखता जाए। ठीक है, खुलासा जो है आपकी कहानी अगर 3 पेजेस की है, ठीक है, तो आपका खुलासा जो है वो 1 पेज का मुनासिब होगा। तो खुलासे के अंदर भी हम लोग जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें स्किप भी करनी पड़ती हैं और नहीं भी स्किप करनी पड़ती, मतलब हर चीज़ आ भी जाए कहानी के अंदर और वो शॉर्ट फॉर्म में भी आ जाए। तो कोशिश करते हैं कि गैर ज़रूरी चीज़ें अगर रह भी जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो इसमें छोड़ी ना जाए। तो सबक का उन्वान में हम यहाँ पे लिख लेंगे कि अली बख्श, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी कुदरतुल्लाह शहाब, और उसके बाद हम लिख देंगे माखिज, और फिर जो है हम खुलासा लिखना शुरू कर देंगे। इस तरह हमारा सवाल नंबर जो है वो 5 मुकम्मल हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में हमसे पूछा जा रहा है कि किसी एक मौजू पे आपने मजमून तहरीर करना है। जो सबसे अहम क्वेश्चन है इस पार्ट का, इस पेपर का, जो आपके नंबर जो है वो बढ़ा भी देता है और आपके नंबर जो है वो कम भी हो जाते हैं। यहाँ पे हमें लिखा जी किसी एक मौजू पर उस मौजू या उन्वान पर मजमून लिखना है। 3 मजमून दिए गए हैं आपको और उन तीनों में से एक है। तो सबसे पहले आपने जुज सिलेक्ट करनी है, आपकी जुज नंबर है जी 2, ये आपने सेंटर में यहाँ पे लिखा। उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है मजमून नवीसी। ठीक है, ये उसके बाद यहाँ पे आपने खूबसूरत सा करके इसका जो है वो टाइटल लिखना है। हमारा जी वक्त यहाँ पे हम लिखते हैं मेहनत की अजमत। ठीक है, आप जानते हैं कि मजमून के जो है वो 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, एक आपका आगाज होता है यानी तमहीद होता है, दरमियान वाला मजमून का हमारा जो नफ्स मजमून हम कह सकते हैं उसका पेट है, या हम जो है वो उसमें दलाइल देते हैं, वो दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट इसका जो होता है या इसका हिस्सा होता है वो इख्तिताम होता है। तो हम मजमून को जितना अच्छा शुरू करते हैं ना उतना ही अच्छा जो है वो उसका इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। फिर इसके अंदर हम अपने दलाइल देते हैं और उन पे जो है वो करते हैं। लेकिन इसको आपने लिखना कैसे है, ये सारा लिखा यहाँ शुरू में हम जो है वो मेहनत की अजमत के हवाले से ये लिखेंगे कि मेहनत क्या है, लफ्ज़ क्या है, किधर से लिया गया, ये सारा। उसके बाद फिर कुरान, फिर हदीस, फिर साहब अकराम, फिर बुजुर्गान दीन, और फिर जो है वो मेहनत के हवाले से जो जितनी तरक्की याफ्ता कौमें हैं उन्होंने उनको क्या मिला, जो पसमानदा रह गए उनको क्या मिला, और एंड पे फिर आप एक पैराग्राफ हम लिखते हैं कंक्लूजन का नतीजे का कि भाई इस सारी बहस से हम ये नतीजा निकलते हैं। लेकिन मजमून का जो तरीकाकार क्या है, जो इसके अंदर क्या आना है, ये सारी मैंने चीज़ें बताई। आपके हर पेज के ऊपर 2 अशार या 2 कोटेशन ज़रूर होनी चाहिए। यानी समझ लिए अगर आप 6 पेज लिखते हैं ना तो आपके पास 12-13 कोटेशन या अशार होंगे, तो तब आपको जाके 15 में से 13 नंबर जो है वो देगा। अगर नहीं आप ऐसा करते, सिंपल आप जो है वो शुरू से लेके एंड पे बस लिखते जाते हैं, तो फिर आप 15 में से 4, 5, 6 नंबर की उम्मीद रखें, शायद वो भी बड़ी मुश्किल से। और दूसरा ये है कि मजमून लिखने का तरीकाकार ये होता है कि इसमें हेडिंग ना दी जाए। ठीक है, यानी मजमून नाम ही इस चीज़ का है कि ये हेडिंग नहीं, एक बड़ा जामी अंदाज से आप जो है वो पैराग्राफ लिखते जा रहे हैं। तो इसमें भी आप बच्चों के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप छोटे सवाल पहले हल करें,
जो मजमून वाला सवाल है ना वो एंड पे लिखे, और जितने पेज और जितना टाइम आपके पास है आप एंड पे 5-7 मिनट ऐसे रखेंगे जिसमें आपने सारा पेपर पढ़ना है। बाकी जितना टाइम है ना वो सारे का सारा आप मजमून को दें, खूबसूरत अंदाज में लिखे, अच्छे तरीके से लिखे, तो इंशाल्लाह आपका ये पेपर जो है वो ठीक हो जाएगा। आखिरी जो हमारा सवाल है वो है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 अभी हम देखने लगे हैं। इसके अंदर क्या है, आपने बेटे 9 में पढ़ा होगा कंप्रीहेंशन के पैराग्राफ के अंदर से हम जो है वो जवाब निकालते हैं। बच्चे समझते हैं कि ये पैराग्राफ है, इसी में से जवाब है, तो बड़ा आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल सवाल ये होता है क्योंकि जितने आपके पैराग्राफ है ना उन सभी के जवाब नहीं अंदर, 3-4 पैराग्राफ है जिनके जवाब है, बाकियों के जवाब हमने खुद एक तो ढूंढने होते हैं, दूसरा बात सवालात में वो मानी पूछ लेता है कि इस लफ्ज़ का मानी क्या है, यानी कायदे आज़म की खुशपोशी की तारीफ की जाती है तो वो पूछ लेगा कि खुशपोशी से क्या मुराद है। तो इस तरह ये चीज़ें भी याद करने वाली हैं। तो इसको हम देखते हैं कि इसको हम जो है वो किस तरह करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे जवाबात, यानी शुरू करेंगे जवाबात तफहीम इबारत, ये लिखा हमने, ठीक है। और उसके बाद उसी तरीके अगर आपने दूसरा सवाल पहले हल करना है तो ये, और फिर जो है वो जवाब, और फिर जो है वो लाइन, फिर दूसरा सवाल, तीसरा, ठीक है, और फिर जो है वो जवाब। और इसका भी वही तरीका था जो चौथे सवाल का मैंने बताया कि आप यहाँ पे हेडिंग मेंशन करना चाहिए। अगर आपकी मार्कर राइटिंग अच्छी है तो आप कह सकते हैं, फर्ज करो वो कहता है कि कायदे आज़म के लिबास के हवाले से पूछते लगता है, तो आप यहाँ पे लिखें कायदे आज़म का लिबास, पूरा सवाल है इतना सा, ठीक है। तो फिर आप नीचे जो है वो जवाब दें, और अगर आपकी मार्कर राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो फिर जो है वो आप इसको छोड़ दें। तो ये था आपका बेटे हमारा जो है वो मुख्तसर सा एक पेपर का तारुफ कि किस तरह से हम इस पेपर को हल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों को अगर आप समझें, इनको अच्छे तरीके से अभी आपके 10-12 दिन भी हैं पेपर में, इनको प्रैक्टिस भी करें, एक दफ़ा पेपर के अमल से भी इंशाल्लाह आपको गुजारेंगे, तो आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा होगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से इंशाल्लाह मुझे उम्मीद भी है कि आप लोग इसको करेंगे। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम अगले सेशन में चलते हैं।